और दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंगवार। इस बार कुछ अपराधियों ने टिल्लू ताजपुरिया नाम के गैंगस्टर पर हमला करके उसकी जान ले ली। रिपोर्ट के मुताबिक जेल के अंदर ही मारपीट हुई। आरोपियों ने ताजपुरिया के पेट में लोहे का सरिया घुसा दिया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। और दिल्ली से शंकर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो कुख्यात अपराधी जेल के अंदर हैं, तो सुरक्षा के किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं है। अंदर भी हत्याएं हो रही हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है जेल को। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, इस मामले में कई तरह के सवाल भी अब जेल प्रशासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बात करें तो उसकी हत्या करने का जो काम है, इस मामले का आरोप जो है वो गोगी गैंग के गुर्गों पे लगा है। गोगी गैंग के गुर्गे राजेश बवानिया, योगेश टुंडा, दीपक तीतर और रंचो के द्वारा टुल्लू पर हत्या एक जानलेवा हमला किया गया था। और जो हमले करने के लिए एक बहुत पतली सुई का प्रयोग किया गया था, और इस सुई की अगर बात करें तो वो एक लोहे के पिन को उसको रगड़ के उसके बाद उसको पतला किया गया। उसके बाद उस पिन को बनाया गया और उसी पिन से तकरीबन 20 से 50 बार जानलेवा हमला किया गया। और उसके बाद मौके पे ही टिल्लू की मौत हो गई। हालांकि उसे दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया गया था जेल प्रशासन के द्वारा, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बकायदा वहां पहुंचाने के बाद जब डॉक्टरों ने उस मामले पे इलाज शुरू किया, तो उस वक्त में ही उसकी मौत की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टिल्लू ताजपुरिया जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, और जिस तरह से उस पर कई तरह के इल्जाम रहे हैं, और जिस तरह से गैंगस्टर गोगी की हत्या का आरोप उस पर लगा था, तो एक तरह से कह सकते हैं गैंगवार के तहत एक बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर में हत्या की गई है। जी शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लिया गया है। सुई जैसे धारदार हथियार से हमला किया गया। 40 से 50 बार हमला किया गया था। करीब 10 मिनट तक सुई से हमला होता रहा। रोहित नाम का एक और कैदी पर भी हमला हुआ है। और टिल्लू ताजपुरिया को बचाने में घायल हुआ ये दूसरा शख्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज किया है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया। इतना ही नहीं, इसमें मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस पास के जरिए यात्रा की घोषणा भी की गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई का हवाला देते हुए नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध सहित कार्रवाई का वादा भी किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर बाद बेंगलुरु से मंगलुरु के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। शाम को फिर बेंगलुरु पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। कल हुबली जा सकते हैं। 10 मई को 224 सीटों के लिए कर्नाटक में वोटिंग होगी। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, लिखा, कर्नाटक चुनाव को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है। लोग बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने वादों की पूरी गारंटी दी है। राजस्थान के विकास की गूंज कर्नाटक तक में सुनाई दे रही है।
सूरत की कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुनाई गई सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होने की संभावना है। ये खबर गंगानगर से। बीएसएफ के हत्थे चढ़े पंजाब के 2 तस्कर काकू सिंह वाला बीएसएफ सीमा चेकपोस्ट क्षेत्र में पकड़े गए दोनों तस्करों को से कार और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पाकिस्तानी तस्करों को डिलीवरी पॉइंट भेजने की फिराक में था। दोनों सीमा सुरक्षा बल तस्करों से पूछताछ में जुटी। और अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या अपडेट इस तस्करी के मामले को लेकर? देखिए आसिफ जी, सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों की बदौलत ही ये पंजाब के दोनों तस्कर बीएसएफ के हत्थे चढ़े और दोनों के कब्जे से न केवल एक कार बरामद हुई बल्कि 4 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री मिली है कि वो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से लगातार चैट कर रहे थे। बीएसएफ के द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है इन दोनों तस्करों से, उसमें सामने आया है कि दोनों ही तस्कर पंजाब के हरजिंदर पाल सिंह और लवप्रीत सिंह है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से वार्तालाप कर यहाँ की एरिया लोकेशन भेज रहे थे ताकि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की जा सके। लेकिन उससे पहले ही ये बीएसएफ के सजग और सतर्क जवानों के हत्थे चढ़ गए। दोनों से पूछताछ की जा रही है और कुछ ही देर बाद अब बीएसएफ के द्वारा इन दोनों तस्करों को श्री गंगानगर पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा, जहां इनके खिलाफ मामला दर्ज कर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीएसएफ के इस तरह से सजग और सतर्क जवानों के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप को लेने आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। जी अशोक, सवाल ये भी है कि जो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, क्या ये पहली मर्तबा इस काम को अंजाम दे रहे थे या फिर लंबे समय से करते आए हैं? कुछ और लोग भी शामिल हैं क्या? पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो सकता है? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए दोनों से ही अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या इनके खिलाफ पहले भी इस तरह के कोई मामले दर्ज हैं या पहले भी इन्होंने सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप रिसीव की है, इस बारे में अभी जानकारी जुटाने का प्रयास बीएसएफ के साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन चूंकि सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए न केवल पंजाब बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में हेरोइन तस्करी के इस गिरोह में काफी लोग शामिल होते हैं। एक बड़ा नेक्सस है और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए बीएसएफ के साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस है, नार्कोटिक्स है और अदर सुरक्षा एजेंसीज हैं, लगातार प्रयास करती रहती है। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से हेरोइन तस्करी की वारदातें राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो है कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व है और जैसे जैसे ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आएगा, वैसे वैसे इस गिरोह के जो अन्य लोग हैं वो भी सामने आ पाएंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गंगानगर के बाद बाड़मेर में भी बीएसएफ की कार्रवाई। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने कार्रवाई की। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। एसपी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घुसपैठियों की तलाश में हेरोइन मिलने की सूचना है। दोनों भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। गडरा रोड थाना क्षेत्र के बाड़मेर वाला पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। तो गंगानगर के बाद बाड़मेर में 2 घुसपैठियों को ढेर किया गया जो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके पास हेरोइन थी। हालांकि आधिकारिक रूप से फिलहाल कोई जानकारी अभी तक बीएसएफ या पुलिस ने नहीं दी। एक खबर झुंझुनू से। महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। मंडरेला में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल के बाहर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल के दरवाजे पर रात भर महिला का शव रखा रहा। एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा है।
और कृष्ण हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गए। कृष्ण, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, क्या परिजन मान चुके हैं समझाइश के बाद? जी, जो परिजन हैं वो एक रास्ते पर है, वो जाम लगाकर बैठे हुए हैं और लगातार उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है और सीएम चिड़ावा है उसको मौके पर बुलाने की परिजनों द्वारा मांग की जा रही है। और चिड़ावा एसडीएम है कुछ देर बाद मंडरेला पहुंचेंगे और जो परिजन और जो ग्रामीण है उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद है वो आगे की स्थिति साफ होगी और परिजनों की मांग है कि जो अस्पताल है उस पर कार्रवाई हो और साथ ही जो मृतका है उसका जो मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर पोस्टमार्टम करवाया जाए। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर बीकानेर के जसरासर से। नाकेबंदी के दौरान कांस्टेबल को टक्कर मारी गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने टक्कर मारी। नोखा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीबीएम में रेफर कर दिया गया। जसरासर पुलिस टीम के द्वारा नाकेबंदी की जा रही है। बीकानेर संभाग में आईजी के निर्देश पर यह नाकेबंदी चल रही थी। आम तौर पर पुलिस नाकेबंदी करती है चेकिंग के लिए और यही नाकेबंदी की गई थी जसरासर में, लेकिन बाइक सवार ने इस पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी। घायल हुआ, प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां से उसे बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम रेफर कर दिया है। और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। विक्रम, क्या वजह रही एक बाइक सवार ने पुलिस वाले को टक्कर मारी? देखिए, आईजी के निर्देश पर जो है वो बीकानेर संभाग भर में जो है नाकाबंदी चल रही थी और कल देर शाम की ये घटना है जिसके दौरान जो जसरासर थाना पुलिस है उसने जसरासर नोखा रोड पर नाकाबंदी लगा रखी थी और अचानक से जो है नाकाबंदी देखकर एक बाइक सवार जो है वो तेज स्पीड में आ रहा था तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और जब सिपाही ने उसे रोकने का, जो कांस्टेबल है जो घायल हुआ है उसने जब रोकने का इशारा किया तो वो तेजी से उस नाकाबंदी को तोड़ते हुए बाइक को आगे ले गया, जिसकी वजह से ये कांस्टेबल घायल हो गया और इसे प्राथमिक उपचार के लिए नोखा हॉस्पिटल लाया गया और बाद में इसकी हालत गंभीर होने पर इसे बीकानेर से पीबीएम हॉस्पिटल में रेफर किया गया जहां इसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गिरने से सिर में कांस्टेबल की चोट लगी है और बाइक सवार जो है वो तेजी से अपनी बाइक में फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है वो बाइक सवार की तलाश में जुटी है। जी, आपने बताया विक्रम कल देर शाम की ये घटना है और अब तक जो है वो पुलिस उस बाइक सवार को नहीं पकड़ पाई है। देखिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की घटना है और जो नाकाबंदी पर जो जवान खड़े थे उन्होंने प्राथमिक रूप से जो घायल सिपाही को ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया और उसके साथ ही जो है दूसरी टीम को एक इंफॉर्मेशन दी गई और पुलिस टीम जो है वो उसका तलाश कर रही है। पर फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि उस बाइक सवार को पकड़ लिया गया है। जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और देवजी पटेल के घर शादी समारोह के निजी कार्यक्रम में सीएम सलाहकार कांग्रेस नेता को गले लगाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है और इस वीडियो को देखने के बाद कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद देवजी पटेल का कांग्रेस पार्टी अंदरूनी प्रेम वीडियो में साफ झलकता नजर आ रहा है। राजस्थान में 2023 में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। देवजी पटेल 3 बार एमपी रह चुके हैं। देवजी पटेल की कांग्रेस पार्टी के प्रति नजदीकियां आने वाले चुनाव में कांग्रेस ज्वाइन करने का इशारा भी है। हालांकि ये सब कुछ समय के गर्भ में है। सिरोही जालौर सांसद देवजी पटेल और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम अरोड़ा का गले मिलने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो के होने के बाद में सोशल मीडिया पर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी कि यह वीडियो जो है 4 दिन पुराना है। देवजी पटेल के भतीजे की शादी में साचौर मेरे मुख्यमंत्री सलाहकार
में जो गए थे, उसके बाद में जो उस वीडियो में जो दोनों गले मिलकर जो है एक दूसरे पर टूटी मिलते हुए नजर आ रहे थे। उस वीडियो के मिलने के बाद में देवजी पटेल की अंदरूनी कांग्रेस के प्रति जो है प्रेम जो है निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस में किस प्रकार अपना प्रेम बांटते हुए जो है उस वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन इस प्रकार का वीडियो जो है सोशल मीडिया में अब जो है कई प्रकार के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या देवजी पटेल आने वाले समय में? ये खबर जयपुर से। जेडीए की कार्रवाई। जेडीए जोन 9 में 2 स्थानों से अवैध निर्माण हटाया गया। करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गोदाम को ध्वस्त किया गया। श्री नरसिंह विहार योजना में अवैध शेड को ध्वस्त किया गया। व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड को गोदाम बनाया गया था। नारायणा हॉस्पिटल के पास अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। 4000 मीटर सरकारी भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। तो जेडीए ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। एक गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कॉलोनी बसाने का मामला है। और इसी खबर पर रोशन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, इस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? देखिए आशीष, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज अलग अलग जोनों के अंदर जो अवैध निर्माण है, सरकारी भूमि है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। सबसे जो बड़ी कार्रवाई वो है जेडीए जोन 9 के अंदर ये जो नारायण हृदयालय हॉस्पिटल है उसके लगती हुई जो जमीन है, करीब 4000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस सरकारी भूमि के ऊपर रातों रात यहाँ पर अवैध जो कॉलोनी बसाई जा रही थी, जो जमीन का मूल्य है वो करीब 12 करोड़ रुपए आका गया है। ऐसी बेशकीमती जो जमीन है उसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। फेंसिंग करवाकर जेडीए ये जो जमीन है इसे अपने कब्जे में ले रहा है। इसी के साथ ही साथ में जो श्री नरसिंह विहार जो योजना है इसके अंदर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी के अंदर कॉमर्शियल ये जो है उपयोग के लिए टीन शेड बनाकर गोदाम का निर्माण किया जा रहा था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज इस गोदाम को भी ध्वस्त किया है। साथ ही साथ में तो अवैध अतिक्रमण जो करता है उसे नोटिस देकर जो कार्रवाई का खर्च वसूलने के लिए नोटिस दिया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार जो जेडीए जो प्रवर्तन दस्ते की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। आशीष, रोशन, ये बहुत बड़ी जमीन के ऊपर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश थी। इतनी बड़ी जमीन के ऊपर जो कि सरकारी जमीन थी, जेडीए की नजर नहीं गई इस अवैध निर्माण पर? देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आशीष, ये जो सरकारी भूमि है वो शहर से लगती हुई है, काफी पॉश इलाका है। यहाँ से जो लगता हुआ एनआरआई कॉलोनी है, जगतपुरा का ये जो इलाका है, इस इतनी बड़ी भूमि के ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी सृजित की जा रही थी। ये जो कॉलोनी है इसमें बैकडेट में बताया जा रहा है कि जो आवासीय जो भूखंड है वो सृजित किए जा रहे थे। यानी सोसाइटी जो गृह निर्माण सहकारी समिति है उसके माध्यम से सरकारी जो बेशकीमती जमीन है उसके ऊपर कब्जा करने की जो प्लानिंग थी भूमाफियाओं के द्वारा, उन्हें चिन्हित कर जेडीए के जो दस्ते ने आज ये जो जमीन है उसको उसके ऊपर से अवैध अतिक्रमण तो हटाया ही हटाया है, साथ ही साथ में इस जमीन को अपने कब्जे में भी लिया है। इनका जो काम है वो अब करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जेडीए प्रशासन की सजगता से इतनी जो बेशकीमती जमीन है उसे अपने जेडीए ने अपने कब्जे में लिया है। जो अवैध निर्माण करता है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जानकारी के लिए रोशन आपका धन्यवाद। कार्रवाई अभी भी जारी है और लगातार ध्वस्त उन गैर कानूनी निर्माणों को गिराया जा रहा है जो इस पर जबरन बसा लिए गए थे। जैसे ही जेडीए को इसकी सूचना मिली, इन सब टिन शेड को हटाया जा रहा है। कहीं कहीं पर पक्का निर्माण भी यहां पर देखा जा सकता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि सैनी समाज का आंदोलन स्थगित हो चुका है। यानी कि जो डेलीगेशन वार्ता कर रहा था, वार्ता में कहीं न कहीं सहमति बन गई है, कुछ मांगों पर सहमति बन गई है और अब हाईवे से सैनी समाज उठने के लिए तैयार है। पिछले कई दिनों से लगातार ये आंदोलन बीच हाईवे के ऊपर चल रहा था। अब सैनी समाज ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सैनी समाज का आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। थोड़ी देर पहले एक डेलीगेशन पहुंचा था, रात भी ओबीसी आयोग के साथ लगातार वार्ता चली। अब जानकारी ये सामने आना बाकी है कि किन मांगों के ऊपर सरकार की तरफ से गए हुए प्रतिनिधि मंडल ने अपनी सहमति दे दी। धरना अब यहां से उठ चुका है, आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। जो लोग इस बीच हाईवे पर पिछले कई दिनों से बैठे थे, अब अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे थी, कितनी मांगे सरकार ने मानी हैं, कब ये पूरी की जाएंगी, क्या कंडीशंस इसमें लगाई गई हैं, समझौता क्या लिखित में हुआ है, क्या इन सैनी समाज के लोगों को प्रतिनिधि मंडल की तरफ से लिखित में आश्वासन मिला है, ये तमाम जानकारियां अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, पिछले काफी दिनों से ये प्रदर्शन यहां पर चल रहा था बीच हाईवे पर, अब जाकर डेलीगेशन और सैनी समाज के बीच समझौता हो चुका है। अब सवाल ये है कि समझौते, इस मंथन में क्या कुछ निकल कर आया, कितनी मांगे मान ली गई हैं और कब तक ये मांगे पूरी की जाएंगी? देखिए, इस आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है। जो आंदोलन 12 दिनों से लगातार चल रहा था, वो आज स्थगित हो गया है। और संयोजक हैं आंदोलन संघर्ष समिति के मुरारीलाल सैनी, उन्होंने घोषणा की है कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। और ओबीसी आयोग के साथ जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद में ये निर्णय लिया गया है। ओबीसी आयोग ने चिट्ठी लिखी है सभी जिला कलेक्टरों को और इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर प्रशिक्षण कराने के 10 दिन में निर्देश दिए हैं कि जो रिपोर्ट है वो 10 दिन में सौंपी जाए ओबीसी आयोग को और उसके बाद ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो यानी कि साफ तौर पर जो पेच अटका हुआ था वो अब सुलझ गया है। और सैनी समाज ने कहा है कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो हमने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और अपना आंदोलन स्थगित किया है। हम सरकार के साथ हैं, जब सरकार हमारा काम कर रही है तो हमें सरकार के साथ रहना चाहिए और सरकार की बात को मानना चाहिए। ये जो संयोजक है मुरारीलाल सैनी, उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनको संबोधित किया था और पहले थोड़ी जो विरोध की स्थिति थी वो देखने को मिली थी, लेकिन बाद में समझाइश की गई और समझाइश के बाद में निर्णय ये हुआ कि अब वक्त बहुत हो चुका है, 12 दिन हो चुके हैं और अब सरकार ने भी हमारी बात को माना है, चिट्ठी लिखी है, तो अब इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। तो सभी आंदोलनकारी सहमत हुए और जो पंच पटेल वहाँ सैनी समाज के मौजूद थे, उन्होंने सभी ने सहमति जताई और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जी दीपक, आश्वासन लिखित में दिया गया? देखिए, संयोजक मुरारीलाल सैनी ने घोषणा की है कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और उस आंदोलन को स्थगित करने के बाद जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि इस आंदोलन को स्थगित किया है। अभी तक लिखित में कोई जो आश्वासन है वो इनको नहीं दिया है। ये जो ओबीसी आयोग के साथ इनकी बैठक हुई थी उससे ये पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब सरकार हमारा काम कर रही है तो हम भी सरकार के साथ हैं, इसलिए हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। जी दीपक, डेलीगेशन काफी देर से जो है वो धरने के ऊपर बैठकर बातचीत कर रहा था, जैसा कि आपने बताया ओबीसी आयोग के साथ में भी बातचीत हुई थी। किसी तरीके का विरोधाभास पैदा हुआ या बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को निपटा लिया गया? देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को निपटाया गया। पहले थोड़ी विरोध की स्थिति देखने को मिली थी और जो आंदोलनकारी थे वो संयोजक की बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में समझाइश की गई और समझाइश के बाद में ये हुआ कि सभी आंदोलनकारियों ने और वहाँ जो कमेटी के अन्य लोग थे उन्होंने बात को माना और कहा कि जब आप चाहते हैं कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए तो ठीक है, जब सरकार काम कर रही है तो हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं।
और उसके बाद मीटिंग हुई एक अलग से, और उसके बाद संयोजक ने घोषणा की कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर, पिछले 12 दिनों से सैनी समाज का आंदोलन चल रहा था, आरक्षण की मांग थी और उसी को लेकर आज एक डेलीगेशन इस हाईवे के ऊपर सैनी समाज के पास पहुंचा और सैनी समाज की तरफ से भी 5 लोग तय किए गए, बैठकर बातचीत हुई। उससे पहले ओबीसी आयोग के साथ बातचीत हो चुकी थी और लगभग सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। अब सभी प्रदर्शनकारी उठकर धरना स्थल से अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इनकी मांगों को आगे बढ़ाया जाएगा। ओबीसी आयोग ने लगभग सैनी समाज की सभी मांगों को मान लिया है। आंदोलन स्थगित हो चुका है। पिछले 12 दिनों से हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत मंगलुरु पहुंचे, कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 10 मई को 224 सीटों के लिए कर्नाटक में वोटिंग होगी। 13 मई को कर्नाटक चुनाव से नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर्नाटक चुनाव को लेकर। गहलोत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है, लोग बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने वादों की पूरी गारंटी दी है। राजस्थान के विकास की गूंज कर्नाटक तक में सुनाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के दौरे पर दूसरा दिन। आगे की जानकारी के मुताबिक हुबली भी जा सकते हैं और उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। अलग अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ कर्नाटक से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें, क्या जनसभा शुरू हो चुकी है, आज कहां कहां संबोधन? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलोर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। और इस वक्त मैं जो मंगलोर का डीसीसी कार्यालय है, यानी कि कांग्रेस कमेटी का जिले का जो कार्यालय है, उसके बाहर खड़ा हूं। चुनावी शोर यहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और मतदाता भी बिल्कुल साइलेंट दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटका का माहौल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है। यानी कि जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का, वो अपने काम में है, न कि मतदान में या चुनाव में। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही है, लेकिन जनता इस वक्त मौन है। क्या करेगी जनता, ये तो जिस दिन पोल होगा, जिस दिन मतदान होगा, वो उस दिन ही तय होगा। लेकिन मेरे साथ में मारवाड़ी समुदाय से जुड़े हुए शख्स इस वक्त वो जुड़ रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जी 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर से, सोयला गांव से। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं कर्नाटका में?
नहीं यही होते हैं, बट यहाँ पे कोई होल्डिंग कुछ नहीं लगा नजर आ रहा है मेरे को। अशोक जी नहीं, ऐसा लग रहा है कि अशोक जी नहीं आ रहे हैं जैसा लग रहा है कुछ। लेकिन अशोक जी तो आ रहे हैं, आपको लगता है कि अशोक जी के आने के बाद में यहाँ पर काफी लोग होंगे? काफी लोग हो जाएंगे, पर उनका टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। वो लोग आएंगे, यहाँ पे लोग है, काफी लोग आ रहे हैं। अच्छा, माहौल किसका है? जनता क्या बोलती है यहाँ की? जनता दोनों पे है, यहीं पे उस पे बीजेपी में है, कांग्रेस में भी है। कौन सा पहले ये उसका वो मालूम नहीं है उनको। अच्छा, जीत कौन सकता है? किसको जोर? कौन? दोनों का माहौल टक्कर में है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। कोई भी आ सकता है, कुछ पहले कुछ बता नहीं सकते हैं। अच्छा, ये लाखों प्रवासी मारवाड़ी हैं राजस्थानी, आप लोग यहाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? ये यहीं पे आ रहे हैं सब मारवाड़ी के। कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे सब लोग, कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे सब लोग। हमारा राजस्थान के सीएम है तो उनका ही सपोर्ट करेंगे ना, दूसरे का नहीं करेंगे। अच्छा, अशोक जी का लगाव है आप लोगों से? बिल्कुल है सर, शुरू से हम लोग अशोक जी का लगा हुआ है। सुख दुख में शामिल होते हैं आप लोगों के, आते रहे? बिल्कुल, कोई भी हमारी सुनवाई रहती है वो जरूर सुनवाई करते हैं और हमारा काम भी फटाफट हो जाता है। जो प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको तो ये लग रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ेगी। अशोक गहलोत यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, लेकिन उससे पहले जो है जो माहौल है वो चुनावी जो फिजा है, बाबूलाल, ये जो समुदाय है इसमें कोई संदेह नहीं है बाबूलाल कि भारत न केवल कर्नाटका, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक या महाराष्ट्र तक बाबूलाल, तो जो राजस्थानी समुदाय है, जो मारवाड़ी समुदाय है, वो लगभग सभी स्टेट के अंदर अपने अपने बिजनेस या कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 1 लाख या 2 लाख या जितनी भी इनकी गिनती है कर्नाटका के अंदर, उसके अलावा कर्नाटका की अपनी जो जनता है, कर्नाटका स्टेट की जनता का मूड क्या है, ये भी निर्भर करता है। हालांकि मारवाड़ी समुदाय पूरी तरीके से गहलोत में आस्था दिखा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे बाबूलाल कहीं ना कहीं चौंका सकते हैं। ये बात बाबूलाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस दफ्तर के आगे आप खड़े हैं, आपने कहा कि कहीं कोई चुनावी माहौल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो बेंगलुरु की जनता कहीं ना कहीं जो है वो चौंकाने वाला काम कर सकती है। जी, अब क्योंकि आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है उसमें ये चला गया है चुनाव, तो ऐसे दौर में जो पार्टी जोर लगाएगी वो जो है काफी कुछ हासिल कर लेगी। कांग्रेस के लिए जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग कहते हैं नहीं, बीजेपी की सरकार बन रही है। वोटर इस वक्त कंफ्यूज है, वो तोल रहा है दोनों ही पार्टियों को। कहीं कहीं पर जेडीएस यानी कि जो देवगौड़ा के बेटे और उनकी पार्टी है उसके लोग भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन मतदाता ये नहीं कह रहा आउटराइटली कि नहीं इसकी सरकार ही बनने जा रही है। अब वो माहौल को देख रहा है, सबको तोल रहा है, और माहौल को देख करके कौन उनके लिए बेटर जो है योजनाएं दे सकता है, किसने अच्छा वादा किया है, उनसे वो बात यानी कि सोच समझ करके अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन कर्नाटक की चुनावी फिजा में नेताओं को जोर बहुत आने वाला है, क्योंकि जनता जो है बहुत सोच समझ करके वोट करने वाली। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम पिंटो है। पिंटो। अच्छा, क्या लगता है चुनाव का जो माहौल है वो क्या कह रहा है? माहौल तो ये है, हर 5 साल का एक दफा गवर्नमेंट चेंज होना है, नहीं तो एक पार्टी पैसा बना, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता, हमारा इनकम से ले लेते हैं, हमारे से हाउस टैक्स ले लेते हैं, हमारे से बाकी टैक्स ले लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। मोदी जी भी आ रहे हैं, कांग्रेस की भी जोर लगा रहे हैं, क्या है जनता कहाँ जा रही है? मेरे को लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी। मेरा वजह क्या होगी? वजह ये है बिकॉज अब इतना साल किया है, कुछ हुआ नहीं इधर। वही है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके सब इधर ये कम्युनल वो करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एवरी 5 years द गवर्नमेंट शुड चेंज। ये नहीं, उससे आप लोगों को फायदा है मतदाता का, वोटर का? ऐसा है, हम लोग फायदा नहीं मालूम नहीं है, बट 5 साल का एक दफा एक पार्टी चेंज होने से दूसरा पार्टी का पता लगता है कि हेराफेरी किया है। तो ये लोकल है, स्थानीय जो है वोटर हैं, और ये कह रहे हैं कि चेंज बिल्कुल, होने से, सरकारें बाबूलाल, बदलने से जो है मतदाता की सुध लेने को मजबूर हो जाती है सियासी पार्टियां। ये इनका सोच है। बहुमत किसके साथ जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत टक्कर दे रखी है दोनों ने एक दूसरे को। लेकिन बाबूलाल, आप 2 दिन से कर्नाटक दौरे पर हैं। अगर जनसभाओं की भीड़ की बात करें, चूंकि गहलोत को जादूगर कहा जाता है और समय समय पर जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी है, गहलोत ने थोड़ी जादूगरी तो सभी जगह पर बाबूलाल दिखाई है। अब मौका है कर्नाटक के अंदर जादू की छड़ी घुमाने का। आप 2 दिन से लगातार उनके साथ हैं, ये छड़ी घूम रही है बाबूलाल कर्नाटक के अंदर?
बिल्कुल 30 लाख से ज्यादा मारवाड़ी वोटर हैं जो कई सीटों पर निर्णायक हैं। और जब से सीएम गहलोत ने लैंड किया है बेंगलोर में, कल पूरे दिन उन्होंने प्रवासी समुदाय को वक्त दिया, सब लोगों से फीडबैक लिया और राजस्थान की सरकार ने जिस तरह की स्कीम्स दी है जनता को उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो राजस्थान का जो लोक कल्याण का जो मॉडल है उसे वो कर्नाटक में दोहराना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो। इसलिए यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है उसी ने भी ऐसे ही वादे किए हैं कि हम यहाँ पर 200 यूनिट बिजली देंगे, जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनको हम वजीफा देंगे, इसके अलावा जो महिलाएं हैं गृहिणियां उनको जो है 2000 रुपये महीना देंगे। तो वादे ठीक उसी तरह के हैं। और कांग्रेस को लगता है कि उसने जो मास है, जो यानी ग्रास रूट पर रहने वाला गरीब तबका है, उसको उन्होंने छूने की कोशिश की है। माहौल जो है वो दिख नहीं रहा है दोनों तरफ से ही, लेकिन अब आखिरी का जो वक्त होगा, जो फेस होगा, उसमें कौन ताकत ज्यादा लगाएगा, जनता उसके साथ जाएगी। क्योंकि चुनावी जो माहौल है वो बहुत प्रभावित करता है मतदाता की मानसिकता को। तो शायद जो है दोनों पार्टियां अब आखिरी दौर में मतदाता का भरोसा जीतने के लिए कोई कमी छोड़ती हुई यहाँ पर नहीं दिखेगी। लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल नदारद है। बाबूलाल, कर्नाटक के चुनाव की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि जो राजस्थान की योजनाएं हैं वो कर्नाटक तक में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। तो वो कौन से बड़े मुद्दे हैं कर्नाटक के अंदर जिसके आधार पर बाबूलाल वोट डाले जाएंगे, जो सबसे ज्यादा भाषणों में जिनका जिक्र किया जा रहा है, चाहे वहां पर मौजूदा पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हो, वो कौन से वादे हैं जो दोनों पार्टियां जनता के सामने रख रही हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? जी देखिए, जो मुंबई की सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार, उसने केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे हैं, पीएम मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। और हर तरफ उन्होंने माहौल को मोदी में बनाने की कोशिश की है। बड़े शहरों में, जहां तक छोटे कस्बे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि हम गरीब कल्याण की जो स्कीम्स है, गारंटी दे रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में जो लोगों को तोहफे दिए गए हैं, सौगातें दी गई हैं और जो उनके काम हो रहे हैं, तो उनकी जिस तरह से गारंटी राजस्थान की सरकार ने दी, ठीक उसी तरह की गारंटी यहां पर भी वो देंगे। यानी कि बिजली का बिल कम करने की गारंटी यहां देंगे, छात्रवृत्ति की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी दे रहे हैं। तो गारंटी पहले दे रहे हैं, वोट बाद में मांग रहे हैं। तो दोनों ओर से मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन बीच बीच में जेडीएस का पेच भी फंसा हुआ है। जेडीएस मुकाबले को कई जगह प्रभावित करता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही गहरी जड़ों वाली पार्टी रही है यहाँ पर। किसान समुदाय जो कि वोकालिंगा जो है वो मतदाता उससे खास तौर से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक मतदाता भी जो है देवगौड़ा परिवार से उनका कनेक्शन रहा है। तो हर बार वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में उनकी अहम भूमिका किरदार रहा है यहाँ के केंद्र की राजनीति में, यहाँ के कर्नाटक में। तो ऐसी सूरत में फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो नहीं चाह रही है। जो भी होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ जाएगी जनता, ऐसा लगता है। वो कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, लेकिन जेडीएस अगर कम ऊपर नीचे कुछ हुआ तो जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकता है। वो किसके साथ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है कर्नाटक का मतदाता तीनों पार्टियों को, यानी दो में आमने सामने मुकाबला है, त्रिकोणीय संघर्ष कहीं कहीं पर बनेगा। तो वो सबको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, समझ रहा है। उनके वादों पर वो एतबार कितना करेगा ये तो आने वाले 10 मई को ही पता चलेगा, जब बिल्कुल पर लंबी कतारें लगी होंगी और लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर आएंगे। तो किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है कर्नाटक की जनता बहुत अनुभवी, बहुत समझदार और तजुर्बे वाली है। और यहाँ के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं जनता को अपने। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।